हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल एफएम गाइड और टेक एंड डाइजेस्ट में। तो आज से हम लोगों ने एक बहुत ही एक्सक्लूसिव सीरीज का आगाज किया है, इलेक्शन प्राइम टाइम, जिसमें हम लोग जो फ्रीक्वेंटली लोग सवालात हम लोगों से पूछ रहे हैं। तो कई सारी दुविधा अभी तक भी लोगों के जहन में है इलेक्शंस को लेकर के, और कई सारे सवालात भी हमसे लोग पूछते हैं। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि एक ब्रीफ एनालिटिकल स्केल पे जितनी भी चीज़ें ज़मीनी सतह पर हो रही हैं उन तमाम चीज़ों को परखते हुए कुछ सवालों के जवाब रोज़ाना आपके सामने हम लोग इस सीरीज़ के ज़रिए से लेकर आए। तो चलिए इस पहले एपिसोड का हम लोग आगाज़ करते हैं और बात शुरू करेंगे बीजेपी से। भारतीय जनता पार्टी 2021 के बाईपोल से हम सभी लोग जानते हैं कि सत्ता पक्ष में आई थी, और तभी से एमएलए शरणु सलगर काफी चर्चित भी रहे हैं, और उनकी वजह से पार्टी में कहीं ना कहीं नजर आ रहा है कि दो भाग में पार्टी बट चुकी है। और ऐसे में कई सारे उन्हीं के पार्टी के कई सारे लीडर्स हैं जो उन्हीं के खिलाफ में बयान देते हुए नजर आते हैं, और ये कहा भी जा रहा है कि कई सारे लोग अभी भी उनसे नाराज चल रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं आने वाले कर्नाटका 2023 के असेंबली इलेक्शंस में उनके लिए एक बड़ी रुकावट बन सकती है। तो अब ऐसे में जान लेते हैं कि कैंडिडेट्स कौन से हैं कि अगर शरणु सलगर को कंसिडर नहीं किया जा रहा है तो हमें कौन सा नया चेहरा देखने को मिल सकता है। तो इसमें यहाँ पर प्रदीप बताड़े हैं, अनिल भुसारे हैं, एमजी मोले हैं, गुंडू रेड्डी हैं, और भी कई सारे कैंडिडेट्स हैं। तो अब यहाँ पर मराठा कम्युनिटी की तरफ से जो डिमांड रखी गई है बीजेपी के सामने, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि पिछली बार 2021 के बाईपोल्स में एमजी मोले द्वारा मराठा कम्युनिटी का जितना भी जो रुझान था वो बटोरा गया था बीजेपी की तरफ। अब उन्हें चेयरमैनशिप भी दे दी गई है। तो ऐसे में एमजी मोड़े बहुत ही बड़ा नाम फिलहाल बीजेपी में है मराठा कम्युनिटी को लेकर के। तो हो सकता है कि अगर मराठा कम्युनिटी डिमांड कर रही है कि भालकी और बसवा कल्याण में से किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में मराठा कम्युनिटी में से किसी एक व्यक्ति को टिकट दी जाए, तो ये भी पॉसिबल है कि हम लोग एमजी मोले को बतौर उम्मीदवार बीजेपी की तरफ से देख भी सकते हैं। अब ये तो वक्त ही बताएगा। ऑलरेडी अमित शाह का एक दौरा यहाँ पर हो चुका है, और बीच मंच में उन्होंने शरणु सलगर को अवाम को संबोधित करते हुए शरणु सलगर की तरफ इशारा भी किया था कि आने वाले चुनाव में शायद ये भी चेहरा हो सकते हैं। तो ऐसे में कुछ स्पष्ट रूप से कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ऑलरेडी कर्नाटका में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी ये बात बता चुकी है कि इस बार एक ग्राउंड पे एक कमेटी का गठन हुआ है जो ग्राउंड की रिपोर्ट को पहले साझा तौर पर देखेगी, इसके बाद उसी रिपोर्ट के अनुसार फैसला लिया जाएगा, और कई सारे नए चेहरे इस बार पूरे रियासत भर में देखे जा सकते हैं। अभी फिर 26 मार्च को बताया जा रहा है कि अमित शाह का दौरा फिर से बसवा कल्याण में होगा। तो बीजेपी कहीं ना कहीं कई सारे मंसूबे बना रही है, जो आने वाले दिनों में कई सारे जो राजनीतिक किताब पुस्तक के जो पन्ने हैं वो पलटेंगे, तो हमें कई सारी मालूमात और भी हासिल होंगी। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कांग्रेस की। 2018 के इलेक्शंस में, कर्नाटक असेंबली इलेक्शंस में बी नारायण राव एक बहुत ही बड़ा नाम बनकर के उभरा बसवा कल्याण में, और ऐसे में कई सारे लोगों में, खासकर माइनॉरिटीज में और बैकवर्ड क्लासेस में उनकी मकबूलियत बहुत ज्यादा थी। और काफ़ी अफसोस के साथ उनके निधन के बाद बाईपोल्स भी हुए, और उन्हीं की धर्मपत्नी माला बी नारायण राव को मौका दिया गया, और उन्होंने 50,000 से ज़ायद वोट सिक्योर किए थे। तो ऐसे में जो अवाम की उम्मीदें उनसे थी कि वो यहाँ पर ज़मीन से जुड़ी हुई रहेंगी और यहाँ पर रहकर काम भी करेंगी, मगर कई सारे लोगों ने ये नाराज़गी भी उनसे जताई कि वो यहाँ पर नज़र नहीं आती हैं। अब वही चीज़ हमें इलेक्शंस के वक्त में भी नज़र आ रही है। तो अब यहाँ पर दो बहुत ही ज़्यादा बड़े फैक्टर हैं। अगर कांग्रेस में से किसी बैकवर्ड क्लासेस में से किसी को अगर चुना जाता है तो हमें हो सकता है कि वापस से माला बी नारायण राव उम्मीदवार की सूरत में नजर आए, मगर पिछले दिनों विजय सिंह वो भी टिकट की मांग कर रहे थे, और अभी फिलहाल तो वो रेस में काफ़ी आगे भी चलते हुए नजर आ रहे हैं। अवाम में काफ़ी उनकी मकबूलियत भी है, और अभी से वो काफ़ी सारे लोगों से मुखातिब भी हो रहे हैं और अपनी दावेदारी भी पेश कर रहे हैं। और रेस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स तो बहुत सारे हैं। ऐसे में धनराज ताड़मपल्ली समेत कई सारे कैंडिडेट्स हैं जो टिकट की मांग कर रहे हैं, मगर फिलहाल तो ये कुछ नाम है जो आगे आगे चल रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि पीजीआर सिंधिया भी यहां से एक उम्मीदवार के तौर पर पेश हो सकते हैं, और अगर कांग्रेस इस तरह का कोई डिसीजन लेती है तो ये एक बहुत ही सियासी मैदान में हलचल पैदा कर देने वाला फैसला कांग्रेस की तरफ से शायद होगा। मगर अभी तो कुछ साफ तौर से कहा नहीं जा सकता, मगर हाँ ये बात जरूर बताई जा रही है सूत्रों के हवाले से कि इस महीने के एंड तक टिकट घोषित हो जाएगी कांग्रेस की तरफ से, और तब तक तो सारे कुछ खुलासे हो ही जाएंगे। और ऐसे में कांग्रेस की तरफ से अब ये देखना होगा कि टिकट एक तो किसे दिया जाएगा, और जिन लोगों को टिकट नहीं दिया जा रहा है ऐसे में पार्टी में कोई भी एक मोनोपोली बाकी नहीं रहेगी, और अभी से जो दो भाग में पार्टी बढ़ती हुई नजर आ रही है उसका भी शायद इफेक्ट कांग्रेस को झेलना पड़ सकता है मुस्तकबिल में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात जेडीएस की करते हैं। और
पंचरत्न यात्रा का काफ़ी अच्छा प्रभाव पूरे कर्नाटक रियासत भर में अभी तक तो देखने को मिला है। और बसवा कल्याण में भी यसरफ अली कादरी साहब को 2021 में भी भरोसा किया था जेडीएस ने, और अभी फिर वो उम्मीदवार के तौर पर उनका नाम घोषित कर दिया गया है। और वो अभी से काफ़ी सारे मुकामात पर अपनी कैंपेनिंग को जारी वो सारी रख रहे हैं और काफ़ी सारे लोगों से मिल रहे हैं, उनसे बात करके उनके मसाइल जानने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ कई सारे रूमर्स भी मार्केट में इस बीच फैले हुए हैं जेडीएस को लेकर के। अगर सिर्फ जेडीएस की अगर बात की जाए, बताया ये जा रहा है कि उन्हीं के कुछ पार्टी के अरकान हैं, मेंबर्स हैं, जो उनसे कुछ नाराज भी हैं। तो कुछ लोगों का ये भी मानना है कि शायद यसरफ अली कादरी का जो चेहरा है वो जेडीएस के लिए फिलहाल 2023 के कर्नाटक असेंबली चुनाव में एक फिट चेहरा नहीं है। कुछ लोग ये भी मान रहे हैं, ऐसा बताया जा रहा है। तो हो सकता है कि कुछ लोगों की इस नाराजगी की वजह से हमको कुछ चेंजेस भी देखने को मिलेंगे, मगर मोस्ट प्रोबेबली तो यही कहा जा सकता है कि उनका नाम घोषित हो चुका है और वो बसवा कल्याण में एक उम्मीदवार के तौर पर अभी फिलहाल काम कर रहे हैं मुख्तलिफ मुकामात पर। इससे ज़्यादा तो जेडीएस का कुछ कहा नहीं जा सकता। जितने भी फैसले जो जेडीएस की तरफ से जल्दी लिए गए हैं, हाँ, उसका फ़ायदा जेडीएस को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा होता हुआ नज़र आ रहा है। अभी चलिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी जो इस पे इलेक्शंस में है वो है संजय कुमार वाडेकर साहब, जिन्होंने हाल ही में एक प्रोग्राम किया जिसका उन्वान था मेरा बूथ सबसे मजबूत। इसमें उन्होंने माइनॉरिटीज़ और बैकवर्ड क्लास की जो साझेदारी थी 2018 में असेंबली चुनाव में जो हमको देखने को मिली थी, बी नारायण राव साहब को जिस तरह से सपोर्ट किया गया था, उन्हीं की तशबीहात में वो बात कर रहे हैं, उसी को मद्देनजर रखते हुए बात कर रहे हैं कि इस बार भी वैसा ही कुछ किया जाए। क्योंकि पॉलिटिक्स में उनका मानना है कि पॉलिटिकल ग्राउंड में फिलहाल काफ़ी सारे मतभेद चल रहे हैं, भेदभाव किया जा रहा है, काफ़ी सारी कम्युनिटीज़ को नेग्लेक्ट किया जा रहा है। और उन्होंने स्पष्ट रूप से ये बात रखी है कि अगर बैकवर्ड क्लास में से, माइनॉरिटीज़ में से अगर किसी को मौका दिया जाना भी चाहिए और अगर दिया नहीं जाता है तो वो हो सकता है कि कुछ दिनों में अपनी जॉब से रिज़ाइन करेंगे और फुल टाइम पॉलिटिशियन भी बनेंगे। इंटरव्यू में भी उन्होंने हमें ये बात बताई थी कि वो कहीं ना कहीं बसवा कल्याण को अपनी जन्मभूमि मानते हैं और इसे कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। तो अगर वो फुल टाइम पॉलिटिशियन बन जाते हैं बसवा कल्याण में, तो उनका ये कहना है कि वो या तो किसी सेक्युलर पार्टी की तरफ मूव करेंगे जहाँ पर उन्हें टिकट मिलेगा, या फिर वो इंडिपेंडेंट अपनी दावेदारी पेश करेंगे असेंबली चुनाव के लिए। और साथ ही में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने ये भी रखा है जो अल्टीमेटली कांग्रेस से काफ़ी ज़्यादा जुड़ा हुआ है, वो ये है कि अगर कोली समाज से माला बी नारायण राव को टिकट दिया जाता है तो वो पूरी तरह से उन्हें सपोर्ट करेंगे, और अगर नहीं दिया जाता तो फिर वो कुछ और भी नए फैसले आने वाले वक्त में ले सकते हैं। अब ऐसे में एक बहुत ही दिलचस्प नाम यहाँ पर मल्लिकार्जुन एस खोबा का है। हम सभी लोग जानते हैं कि हाल ही में जो इनके सोशल मीडिया के ऊपर अगर आप नज़र रखेंगे तो ये कभी किसी पार्टी के लीडर से मिलते हैं, कभी इनकी मुलाकात सिद्धरामैया से हो जाती है, तो कभी ये एनसीपी के लीडरान से मिलते हैं और कभी कुमार स्वामी से मिलते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन राजनीतिक माहौल में क्रिएट हो रहा है और कुछ भी साफ तरीके से नहीं कहा जा सकता कि क्या मल्लिकार्जुन एस खोबा का फिलहाल किसी पर्टिकुलर पार्टी से कुछ बातचीत चल रही है। अगर ऐसा कुछ होता भी तो माहौल में कई सारे रूमर्स अभी तक फैल चुके होते और एक चीज़ को लेकर के, एक राजनीतिक दल को लेकर के बात की जाती, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। और जेडीएस ने भी अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया गया है। मल्लिकार्जुन एस खोबा के बारे में ये बात कही जा रही थी कि वो जेडीएस के चेहरे बन सकते हैं, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आम आदमी पार्टी की तरफ से भी उम्मीदवार अनाउंस कर दिया गया है और वहाँ पर भी उनके लिए अब कोई सीट बची नहीं है। ऐसे में एनसीपी उनके लिए एक खुला मैदान बचा हुआ है और दूसरी तरफ हो सकता है कि वो इंडिपेंडेंट भी आएँ। मगर एक बात तो साफ है, उनका यही कहना है कि वो इस मरतबा असेंबली इलेक्शंस में तो कंटेस्ट करेंगे ही। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप फाइट देखिए, एक तरफ बीजेपी है, एक तरफ कांग्रेस है, एक तरफ जेडीएस है। और अगर मल्लिकार्जुन एस खोबा किसी राजनीतिक दल की तरफ से आते हैं या फिर एक आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे भी आते हैं, तो क्वाड्रिलैटरल फाइट हमको नजर आएगी, जहां पर बीच में आम आदमी पार्टी का भी नाम अब मैदान में जुड़ गया है। आम आदमी पार्टी ने पूरे 80 उम्मीदवारों के नाम पूरे रियासत भर में अनाउंस कर दिए हैं। पिछली मरतबा 2018 के अगर रिकॉर्ड देखे जाएं तो सिर्फ 29 नाम अनाउंस किए गए थे, जिसमें से 28 लोगों की जमानत जब्त हो गई थी। और इस बार अगर 80 उम्मीदवारों के नाम अनाउंस किए जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि एक मजबूत प्लान और रणनीति को लेकर के आम आदमी पार्टी रियासत में अपनी जड़ें मजबूत करने के ताक में शायद होगी। और बसवा कल्याण में जिन उम्मीदवार का नाम मंजर आम पर लाया गया है वो है दीपक मलगर साहब, जो ऑलरेडी एक बार चुनाव लड़ चुके हैं। इस बार उन्होंने कुछ पदयात्रा भी यहाँ पर की थी बसवा कल्याण में, जिसमें मुख्तलिफ देहातों का एक कनेक्शन रूट मार्च बनाया गया था और उसमें उन्होंने लोगों की तकलीफात भी जानने की कोशिश की थी। अब अगर पॉसिबिलिटीज़ होंगी और अगर एमआईएम भी अपना यहाँ पर खाता खोलना शुरू करती है तो शायद हो सकता है कि ये 6 लोगों के बीच में हमें लड़ाई नज़र आए। काफ़ी सारी बातें हैं, काफ़ी सारे सवाल हैं, काफ़ी सारी गुत्थियां हैं जो अभी सुलझनी बाकी हैं। अब इन तमाम चीज़ों पर
किसी भी व्यक्ति विशेष या फिर राजनीतिक दल पर आपके क्या विचार हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और कुछ आपके और सवालात भी हों तो हमें नीचे आप कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। हम एक एनालिटिकल स्केल पर उसके भी जवाबात आप तक पहुंचाने की एक छोटी सी कोशिश इसी सीरीज़ के थ्रू करते रहेंगे। तो आज के इलेक्शन प्राइम टाइम के एपिसोड में बस इतना ही। अगले इलेक्शन प्राइम टाइम के एपिसोड में कुछ नई सूचनाओं के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अलविदा।